हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ईपीएफओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू मिक्स सीरीज़। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ना कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर्ड है, इसमें सभी हैं, सारे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे फिर वो पॉलिटी भी हो सकता है, वो करंट अफेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि हु रोट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ़ इट वाजंट फॉर गांधी। तो इसके चार ऑप्शंस हैं: विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड वेलिंगटन, बराक ओबामा, क्लेमेंट एटली। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलिंगटन। दोस्तों, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता रहता हूँ, इन ऑप्शंस को रिवाइज कीजिए, सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ हमेशा निकलेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे जी? ये 22वें वाइस रॉय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से ईयर से? 1931 टू 1936। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। और 1931 टू 1936 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी इनके अंतर, ठीक है। क्या क्या हुआ था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 31 में। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सेकेंड फेज़। फर्स्ट फेज़ कौन से फेज़ में हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। 1931 से लेके 34 में, ठीक है जी। और कम्युनल अवार्ड और अपूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1932 में। तो दोस्तों देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के साथ साथ अब आप जाइए और इन सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज़ द की। हर वीडियो में हम यही कहते हैं, रिवीजन इज़ द की, ठीक है जी। अब देखिए थोड़ी बुक्स के बारे में जान लेते हैं, बुक्स ऑन गांधी जी। तो सर्वोदय, हमें क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर्वोदय जो है वो कौन सी बुक का ट्रांसलेशन है, कमेंट सेक्शन में बताइए सर्वोदय। और दूसरी है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, डाइट एंड डाइट फॉर्म, गांधी जी वेजिटेरियन थे, ऑल मेन आर ब्रदर्स, ठीक है जी। तो ये गांधी जी से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं। दोस्तों गांधी जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो फॉर द ऑब्वियस रीजंस फादर ऑफ द नेशन है, बट उसके साथ साथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो अब गांधी जी को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं गांधी जी की लिए उनकी वीडियो मूवी के लिए कहता हूँ आपको। अभी तो आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव बाबा आमटे द नेम अभय साधक? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। मैं गांधी जी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। तो इनका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था मुरलीधरन देवीदास आमटे, जिनको अफेक्शनेटली बाबा आमटे के नाम से जाना जाता था। और ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल रहा है। वो कैसे? ये डिफेंस लॉयर रहते थे, जो भी हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता था। और 1942 के टाइम पे जितने भी लीडर्स अरेस्ट हुए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ पे और कौन सी डेट को हुआ था। ये हम एक वीडियो में कवर भी कर चुके हैं, ठीक है जी। इसे एक रिवीजन सीरीज़ की तरह भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में किया था, ठीक है जी। और महात्मा गांधी जी ने इनको अभय साधक का जो है उपाधि दी थी, और जिसका मतलब क्या है? फियरलेस सीकर ऑफ ट्रूथ, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। और 1973 में इन्होंने लोक बिरादरी प्रकल्प नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मांडिया गौड ट्राइबल पीपल के लिए। तो बताइए मांडिया, आज तो मैं आपसे मांडिया गौड ट्राइब पीपल, तो मैं क्या कह रहा था, आज आप कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है थोड़ा सा पेस अप करने का। ईपीएफओ एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, अब मैराथन नहीं करना है, अब हम करेंगे स्प्रिंट, एंड वी आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसिड रिफ्लक्स इज अ कंडीशन वेयर एसिड राइजेस टू लेवल ऑफ ईजोफेगस,
ठीक है जी। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो रिलीव करता है एसिड रिफ्लक्स को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी दोस्तों, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है जी। एसिड रिफ्लक्स बेसिकली क्या होता है, ये अब देखिए, ये आपका माउथ कैविटी है, ये आपकी ईजोफेगस है, और ये आपका स्टमक आ गया। ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी है, या फिर उसमें HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, और धीरे 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 यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है जी, यहाँ पहुँच जाता है, तो ये गले में भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप देखेंगे मोस्टली जो है सोर थ्रोट हो जाता है, लोगों को सोर थ्रोट हो जाता है। और तो उसमें क्या देते हैं हम डॉक्टर्स, देते हैं एंटासिड, ताकि आपकी जो जो भी ये HCl ऊपर उछल रहा है उसको वो डाइल्यूट कर दे। ठीक है जी, वो बेस होता है, और बेस और एसिड का आपको बेसिक्स पता ही है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको और जानते हैं। तो देखिए जी, HCl जो है हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ओवर सिक्रीशन जो है वो पेन और इरिटेशन करता है। ठीक है जी, और सोर थ्रोट भी हो जाता है, हमने किया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है बताइए, या केमिकल नेम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सब बोलेंगे सर आज कमेंट सेक्शन तो भर देंगे, लेकिन उससे हमें हमें वी मेक श्योर कि आप हमारे लेक्चर्स को ढंग से सुन रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं। तो इसका बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम, इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है जी। और एक और चीज़ जो है, ह्यूमन बॉडी का जो pH रेंज है वो 7 से लेके 7.78 तक के बीच में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल ब्लड डिजीज़ जो है वो किस की वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ किस, यहाँ पे डेफिशिएंसी लिखना भूल गए हैं। डेफिशिएंसी ऑफ किस विटामिन की वजह से है? विटामिन के, डी, ई, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, विटामिन के नहीं है। अब बताइए रॉयल ब्लड डिजीज़ क्यों है, इसको ये क्यों लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। और जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। और इसको रॉयल ब्लड डिजीज़ इसलिए कहता है कि जो ब्रिटेन की जो आपके राजा हैं, रानी हैं, क्वीन हैं, उनके सारे लीनिएज में ये डिज़ीज़ चलती है। तो जो आपके प्रिंस हैरी हैं, जो कि आर्मी में या एयरफोर्स में जो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा से ही एक अलग से ब्लड हमेशा बैकअप में रखा जाता है। ठीक है जी। तो देखिए जी, ये म्यूटेशन और चेंज हो जाता है जीन्स के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अवेलेबल नहीं होता, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पाता। ब्लड क्लॉट का मतलब है कि अगर आपकी कहीं पे कट लग गया है तो वो ज़ख्म भरता ही नहीं है। नॉर्मली यूजुअली सबका ज़ख्म भर जाता है, बट हीमोफीलिया में वो चीज़ नहीं होती है। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो रुकती ही नहीं है। देखिए इसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और इसमें ब्लीडिंग ही नहीं रुक पाती है, ये है डिफरेंस। ओके जी। चलिए अगली और भी चीज़ें हैं इसमें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बड़े लोगों में होता है और रिकेट्स स्मॉल चिल्ड्रन में होता है। दोस्तों ये जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आपको डेफिशिएंसीज हो गए या फिर विटामिन्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल क्वेश्चन ही यूपीएससी टाइम टू टाइम पूछता रहता है, और इनको गलत करना बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नर्व और मसल डैमेज होता है, और मतलब लॉस ऑफ फीलिंग्स इन आर्म्स एंड लेग्स होता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये स्टेरिलिटी भी हो जाता है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन जो है, या जिसमें स्पर्म काउंट होता है या मोर्टेलिटी कह सकते हैं, वो कम हो जाती है। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज अटल पर्यावरण भवन रिसेंटली इनॉग्रेटेड? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, कोची, कोवलम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। चल इसके बारे में जानते हैं कि क्यों था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स। ठीक है जी। और ये जो भवन है वो हेडक्वार्टर्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ओके जी।
कहाँ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और इसका नाम क्या है? अटल पर्यावरण भवन। ओके जी। तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये 200 से 440 किलोमीटर ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है और इसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती। तो आप मुझे बताइए फिर से कमेंट सेक्शन में, मैं हर बार पूछता हूँ, शायद पिछली बार में भी पूछा था कि हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप कहाँ पे है? रिवीजन इज़ द की। बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज़ बीन रिकग्नाइज एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पे हैं? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हैदराबाद। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए जी, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, और द आर्बर डे फाउंडेशन, इन्होंने रिसेंटली ये देखिए, ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रिकग्नाइज किया हैदराबाद को एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि कमिटमेंट किसकी ज़्यादा है टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है जी, अर्बन फॉरेस्ट की ग्रोथ को कौन मेंटेन कर रहा है उसके लिए होता है। और ये जो है बेसिकली ट्री सिटी प्रोग्राम जो है ये करता है कि डायरेक्शन असिस्टेंस वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन फॉर द कम्युनिटी डेडिकेशन टू अर्बन फॉरेस्ट। तो बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड ये आपका ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है जी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक अप द करेक्ट सिनोनिमन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिमन का मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है जी। तो ये है एफिलेंट। एफिलेंट का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रॉस्पेरस, एब्स्ट्रूस, कैंडिड, ग्लिब। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है प्रॉस्पेरस। देखिए, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सक्सेसफुल इन मटेरियल टर्म्स, फ्लरिशिंग फाइनेंशियली। जैसे कि अंबानी जी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी, बंगला, मोटर, मकान सब कुछ है, तो प्रॉस्पेरस हो गया। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि वो नॉवल मैंने पढ़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रूस है, या फिर वो सर ऐसा लेक्चर बनाते हैं इट इज़ एब्स्ट्रूस, कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है जी। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कैंडिड के दो मतलब आ जाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या है। ठीक है जी। पहला मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, मतलब बिल्कुल आप सीधी सीधी बात, नो बकवास। और इसका एक और मतलब भी होता है, ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि आप जैसे कोई फोटोग्राफ ले लेते हैं, फोटोग्राफ या कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी के नॉलेज के बिना ली गई है। जैसे कि आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने ऐसे टेढ़ी मुंडी करके अपनी फ़ोटो, वो कैंडिड पोज बनाया होता है, बट बेसिकली दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है जी। ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो। इसका सही एग्जाम्पल हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि बहुत ही अच्छा वक्ता होते हैं लेकिन वो मोस्टली इनसिंसियर एंड शैलो होते हैं। नॉट टू बी विद एवरीवन, सारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं लेकिन उसमें सिंसियरिटी बहुत कम होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और सिनोनिमन है, इसका मतलब क्या है? फेस्टल का मतलब क्या होता है? मैरी, एल्यूड, गैम्बिट, कैवल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैरी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो फेस्टिवल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, मतलब कि फेस्टिवल से रिलेटेड। तो आपको अगर फेस्टिवल आता है तो आप फेस्टिवल से उसे रिलेट कर लेंगे। ठीक है जी। और एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम और अवॉइड अ डेंजर, एनिमी, टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे। जैसे कि ही एल्यूडेड फ्रॉम द एनिमी वेरी टैक्टफुली। जैसे कि और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कि एक रॉ का एजेंट गया पाकिस्तान में, वो पकड़ने वाला था बट ही एल्यूडेड वेरी टैक्टफुली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है जी।
तो गैम्बिट का मतलब क्या होता है? गैम्बिट का मतलब होता है एन एक्ट और रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एडवांटेज स्पेशली एट द आउटसेट ऑफ अ सिचुएशन। मतलब कि आपने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जिससे कि या ऐसी चीज़ होकर दी, मतलब कि सरकार ने किसी की ट्रांसफ़र करा दी और वो क्योंकि ऑफिसर कोई आईएएस ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था, तो इट वाज अ गैम्बिट प्लेड बाय द सरकार टू ट्रांसफ़र दिस पर्टिकुलर आईएएस, ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से सरकार ने उन्हें बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। ओके, तो कैवल का मतलब होता है टू मेक पेटी और अननेसेसरी, ये नेसेसरी ऑब्जेक्शन है, अननेसेसरी। ठीक है जी, अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस। ठीक है जी, तो मतलब कोई ऐसे ही व्यर्थ और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस दे देना किसी के लिए, तो उसका मतलब होता है कैवल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों इनको आप गूगल भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके इनका गूगल भी कर सकते हैं। आप 4 और वर्ड्स को ढूंढेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम ईपीएफओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच डी एम आई का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, तो एच डी एम आई का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन मॉडेम इंटरफेस, मॉड्यूलर इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीप्लेक्स इंटरफेस। तो इसका सही आंसर क्या है? मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए दोस्तों, हमारे आजकल नए टीवीज़ आ रहे हैं, उसमें एच डी एम आई पोर्ट होता है। फिर आपके जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें एच डी एम आई पोर्ट होता है। फिर आपके लैपटॉप्स में होता है। तो बेसिकली होता क्या है ये एच डी एम आई पोर्ट? तो इसके फुल फॉर्म तो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है। तो किस लिए? कि वीडियो डाटा को, अनकम्प्रेस्ड वीडियो डाटा को या कंप्रेस्ड डाटा को डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करना है। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजीली कर देते हैं कि ये आपके पास एक सेटअप बॉक्स है। ठीक है जी, और ये एच डी सेटअप बॉक्स है, हाई डेफिनेशन, और ये आपका टीवी लगा हुआ है, और यहाँ पे एच डी आई पोर्ट भी है। तो नॉर्मली पहले टीवी में क्या होता था कि 3 टाइप की तारें होती थी। आपने देखा होगा बचपन में, रेड कलर की, फिर वाइट कलर की, ब्लू कलर की। तो वो ऑडियो विजुअल और साउंड की इस टाइप की होती थी। लेकिन एच डी एम आई क्या है कि एच डी कनेक्शन जब आपके एच डी एम आई पोर्ट से कनेक्ट होता है तो आपके टीवी में बिल्कुल हाई डेफिनेशन इमेजेस आते हैं। तो वो क्या है कि इस सोर्स से इस सोर्स को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया है एच डी एम आई। ठीक है जी, और ये किस लिए होता है? एक डिस्प्ले कंट्रोलर की तरह होता है। ठीक है जी, और ये कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कंपैटिबल होता है, वीडियो प्रोजेक्टर के साथ, डिजिटल टेलीविज़न या डिजिटल ऑडियो डिवाइस के साथ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी बॉक्स क्या है? ये एक डिजिटल सेटअप बॉक्स है एंटरटेनमेंट के लिए, डिजिटल सेटअप बॉक्स है इंटरनेट या टीवी के लिए, एक क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस है, या एक इंडियन स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ये एक इंडियन क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आजकल कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेट प्लस टीवी दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट और टीवी दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है जी, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो डिजी बॉक्स क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ये एक इंडियन स्टोरेज डिवाइस है। किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। तो ठीक है जी, सरकार का इसमें थोड़ा सा हक है, इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो है बेसिकली क्या है? एनक्रिप्शन विद फाइल्स बीइंग केप्ट एट डाटाबेस लेवल एंड क्लेम्स की सारी जो डाटा है वो कंट्री में ही स्टोर होता है। अब दोस्तों देखिए, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बड़े ही सिंपल चीज़ों में बोलता हूँ। ये ए है, ये बी है। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। अब ये वार्तालाप, ये कोई हैकर है यहाँ पे वो उसको हैक करके देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को सिक्योर कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, तो ना ये देख पाएगा, नहीं ये देख पाएगा, नहीं ये देख पाएगा। ठीक है जी। अब कुछ डाटाबेस, जो कुछ ऐसे क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्लाउड स्टोरेज बना दिया, उसका नाम दे दिया आई क्लाउड।
वैसे तो iCloud iPad का होता है, चलिए बी क्लाउड बना दिया, ठीक है जी। और मैं हूँ इसके जो सर्वर्स हैं मैंने बना दिए यूके में। सर्वर्स का मतलब होता है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स और डाटा वगैरह स्टोर हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल लेमैन में समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है कि ये बी क्लाउड जो है मैं इंडिया में लॉन्च कर दिया, लेकिन इसका सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, यूके में। तो देखिए अब डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके ईमेल्स हैं, आपके शायद अकाउंट पासवर्ड डिटेल्स भी हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है डाटा सेविंग के लिए, ठीक है जी। डिजी बॉक्स जो है वो कंट्री में ही क्लेम करता है कि इंडिया में ही सब कुछ है और इंडियन बेस्ड ही है, ठीक है जी। और ये क्या है, ईजिली फाइल कैसे शेयर कराता है, ईमेल और आईडी जो होती है, ईमेल आईडी यूज़ करके और मोबाइल नंबर को, और ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा MCQ मिक्स। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये MCQ मिक्स कैसा लगा है। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, रिविज़न कीजिए। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू डू द मैराथन, नाउ इज़ द टाइम टू डू द स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है, भाग मिल्खा भाग। इसी के साथ हैव अ वेरी नाइस डे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।